हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, गॉस लॉ। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। तो देखो, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली फील्ड लाइंस, कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इससे अगर 1 2 3 4 लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा? 4। ठीक है, 4 लाइंस अगर परपेंडिकुलर पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा? 4। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द क्लोज्ड सरफेस, कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसको हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने डिफाइन किया था कि जो फाई है, फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, वेयर वेक्टर ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस, वेक्टर डी एस इज एरिया वेक्टर। कि डी एस क्या है? एरिया वेक्टर है। इसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ई डी एस कॉस थीटा। इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस। हमें ये याद रखना है कि ये जो थीटा है ये एंगल है किसके बीच का? वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का एंगल। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम एक इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, एक इसका यूज़ पढ़ लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। कि अगर सपोज करो हमारे पास क्या है? एक स्फेयर है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक स्फेयर। स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस होता है। जो फुटबॉल होती है हमारी, फुटबॉल क्या होती है? स्फेयर। वो ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट सब जगह रहेगी। और जो सर्कल होता है, जो चूड़ी है, रिंग है, वो क्या है? सर्कल। वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सर्कल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और स्फेयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल क्या है? स्फेयर। बॉल क्या है? स्फेयर। जो चूड़ी होती है, रिंग होती है, वो क्या है? सर्कल। तो अब यहाँ पर तो हम ऐसे बाहर निकलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये देखने में तो क्या कैसा है? सर्कल के जैसा। लेकिन ये हमने क्या बनाया है? इसे हमें स्फेयर कंसिडर करना है। तो हमारे पास क्या एक स्फेयर है, उस स्फेयर का रेडियस कितना है? आर। उस स्फेयर का रेडियस कितना है? आर। इस स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू कहाँ पर रखा है? स्फेयर के सेंटर पे। अब इस स्फेयर का हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लिया। ठीक है, इस स्फेयर का हमने क्या किया? छोटा सा एरिया एलिमेंट कट किया। ये छोटे से एरिया एलिमेंट को हमने, इसका एरिया कितना कंसिडर कर लिया? डेल्टा एस। कि इसका जो एरिया है वो कितना है? डेल्टा एस। ठीक है, अब देखो ये एरिया एलिमेंट कैसा रहेगा? कि ये स्फेयर है। ठीक है, ये स्फेयर है। तो यहाँ से हमने एक छोटा सा पोर्शन कट किया कि ये है हमारा स्फेयर। इस स्फेयर से ये एक छोटा सा यहाँ पर हमने पोर्शन कट किया। तो ये जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर, हमें पता है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का एरिया वेक्टर उस एरिया के कैसे होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कि ये है स्फेयर। इस स्फेयर का यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन हमने कट किया कि ये है हमारा स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर है। तो इस स्फेयर का यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया कट किया। कितना एरिया कट किया? डेल्टा एस। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये एरिया वेक्टर रहेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, डेल्टा एस की डायरेक्शन है। अब किसी भी स्फेयर पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसी भी स्फेयर पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ से पास करेगा? उसके सेंटर से। कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से पास करेगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये
जो वेक्टर है एरिया वेक्टर, ये कहाँ से आ रहा है, उसके सेंटर से आ रहा है। अब इसी पॉइंट पर, इसके सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से रहेगी, इस चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी रेडियली आउटवर्ड। तो यही डायरेक्शन किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और यही डायरेक्शन किसकी है, एरिया वेक्टर की। दोनों की डायरेक्शन किसकी, सेम है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर इस छोटे से सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा फाई से। छोटी सी चीज़ों को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा फाई। वो फ्लक्स कितना रहेगा, वो फ्लक्स रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल्टा एस, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम, ठीक है अभी तो रहने देते हैं। अब ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, कि इस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल रहेगी। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया आर कैप। तो यहाँ हमने लिखा आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसी को हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, इस 1 में क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू। तो बुक में इस टाइप से लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब ई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ए की जगह उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डेल्टा एस। ठीक है, ये डॉट कि ए की जगह ई की वैल्यू पुट कर दी, जो डेल्टा एस है वो एज इट इज़। ठीक है, अब ये आर कैप क्या है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर है, और डेल्टा एस भी क्या है, वेक्टर है। तो अब इन दोनों के बीच का, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर कैप डॉट डी एस। ये जो आर कैप है डॉट डी वेक्टर डी एस नहीं, डेल्टा एस जो है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डेल्टा एस कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं जैसे कि ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। तो आर कैप ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड आर डेल्टा एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर कैप एंड वेक्टर डेल्टा एस। तो यही वेक्टर आर की डायरेक्शन है, यही वेक्टर डेल्टा एस की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, ये डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो कभी भी दो पॉइंट्स की, दो लाइंस की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, बताओ जल्दी से, उनके बीच का एंगल है 0। देखो कैसे, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सपोज करो ये एंगल है कितना, 30 डिग्री। अब इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर ले आया तो ये एंगल डिक्रीज़ हो गया, इसको मैं यहाँ लाया तो एंगल और डिक्रीज़ हुआ, इसको मैं यहाँ लाया तो एंगल और डिक्रीज़ हुआ, और ऐसे एंगल डिक्रीज़, इसको मैं नीचे लाते जाऊँगा तो एंगल डिक्रीज़ होते जाएगा। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम कर देंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम, इसको नीचे लाते बिल्कुल उसकी सेम डायरेक्शन में कर देंगे तो एंगल डिक्रीज़ होते कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब अगर दो सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल मतलब थीटा कितना है, 0। तो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो मोड आर की वैल्यू आ जाएगी 1। डेल्टा एस एज इट इज़ कॉस थीटा की स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा, 0। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैंने बताया था ना कि वो ज़ीरो था, तो लोगों ने उसे इतना कोसा कि 0 था, तो लोगों ने कोसा
तो उसकी वैल्यू वो क्या बन गया, नंबर 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्यों 0 था तो लोगों ने उसे कोसा तो क्या बन गया 1। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आर कैप डॉट वेक्टर डेल्टा एस, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, डेल्टा एस। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एस। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एस। तो ये तो क्या आया हमारे पास, सिर्फ इतने से एरिया का फ्लक्स। अब हमें इस पूरे स्फेयर का अगर फ्लक्स निकालना है तो इस स्फेयर को ऐसे बहुत सारे एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। एक एरिया यहाँ लिया, एक दूसरा एरिया यहाँ ले लिया, तीसरा एरिया यहाँ लिया, चौथा एरिया यहाँ लिया। तो ये हमारे पास एक स्फेयर है। इस स्फेयर के सरफेसेस को, एक सरफेस दूसरा सरफेस, सभी सरफेसेस को बहुत सारे एरियाज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। सभी एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सभी डेल्टा एस, हर एरिया कितना लिया हमने, डेल्टा एस इसी साइज़ का है, हर एरिया लिया, सभी एरियाज़ को हम डिवाइड कर देंगे। तो जो टोटल फ्लक्स है टोटल फ्लक्स फाई, इन सभी फ्लक्सेस के सम के इक्वल रहेगा। मतलब फाई इक्वल रहेगा समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा एस। क्या किया हमने कि ये फ्लक्स तो किसका था, सिर्फ डेल्टा एस एरिया का। हमें इस पूरे स्फेयर का फ्लक्स निकालना है। तो इस डेल्टा एस एरिया, इस डेल्टा एस एरिया, इस डेल्टा एस एरिया, सभी डेल्टा एस एरिया के फ्लक्स को ऐड कर देंगे। उस ऐड को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, समेशन मतलब सभी का सम। किन सभी का सम, ऑल डी एस का सम। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा समेशन से बाहर। चार्ज क्यू, ये भी कांस्टेंट है, ये चार्ज सभी के लिए सेम है, किसी के लिए चेंज होगा क्या, नहीं, तो क्यू भी आ गया बाहर। आर स्क्वायर रेडियस, तो इस एरिया के लिए भी रेडियस वही रहेगी, इस एरिया, ये एरिया, ये सभी एरिया कहाँ पर है, स्फेयर के सरफेस पर। तो सभी सरफेस से सेंटर की डिस्टेंस, रेडियस सभी के लिए, चार्ज की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम रहेगी। तो आर भी कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर। तो समेशन के अंदर क्या बचा, समेशन के अंदर बचा डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, एरिया। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सभी एरियाज ऐड होकर क्या आ जाएगा, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो है स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया, इसके स्पेस पर हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी स्पेस पर हम लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। तो फाई इज इक्वल टू कितना आया, फाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। कि फाई इज इक्वल टू ये बचा 1/एप्सिलॉन नॉट और ये बचा क्यू। तो यही क्या है, यही है हमारा गॉस लॉ, यही हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। इसको अगर हम वर्ड्स के फॉर्म में बोले तो वर्ड्स के फॉर्म में क्या है कि टोटल फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, कि किसी क्लोज्ड सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है, ये चार्ज कहाँ पर है, उस सरफेस के अंदर। ये चार्ज कहाँ है, उस सरफेस के अंदर। उस सरफेस के अंदर के चार्ज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, 1/एप्सिलॉन नॉट से। तो जो टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, उसके अंदर के टोटल चार्ज के 1 टाइम्स के इक्वल। टोटल फ्लक्स passing through any closed surface area will be equal to the total charge enclosed 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज enclosed it, कि इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स इसके अंदर के टोटल चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल रहेगा। और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब अगर इस सरफेस के अंदर ये जो चार्ज है, इसके अंदर चार्ज क्या हो, कुछ भी चार्ज नहीं हो, अगर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, तो अगर क्यू के स्पेस पे हम 0 लिखेंगे, 0 को 1/एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर का नेट चार्ज अगर 0 है,
इस सरफेस के अंदर का नेट चार्ज 0 है। क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ करके भी बता सकते हैं। तो आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसको हम प्रूफ करके बता देते हैं कि अगर कोई हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है तो क्या उस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, क्या अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है, ठीक है, उस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो क्या उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स 0 रहेगा। तो इसको हम प्रूफ करके बताते हैं कि सपोज़ करो हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर। ठीक है, ये है हमारे पास एक सिलेंडर। इसमें हमारे पास 3 सरफेसेस है, 1 2 और ये 3 कैसे, देखो ये है हमारा सिलेंडर, ये एक सरफेस, ठीक है, ये उसका दूसरा सरफेस, और ये जो राउंडेड शेप है ये इसका तीसरा सरफेस। तो 3 सरफेसेस है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ नहीं है। इस सरफेस का, इस सिलेंडर का जो एक्सिस है, ये सिलेंडर का एक्सिस है, ये सिलेंडर का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। कि यही जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यही इस सिलेंडर का एक्सिस, तो सिलेंडर का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो ये इसमें 3 सरफेसेस है। तो इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई। फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब इसका मतलब क्या है, फाई 1 दैट मीन्स फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सरफेस, फाई 2 दैट मीन्स फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड सरफेस, एंड फाई 3 विच इज़ फ्लक्स पासिंग थ्रू द थर्ड सरफेस। तो देखो अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। कि देखो कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर जो इसका एरिया वेक्टर रहेगा वो रेडियली आउटवर्ड रहेगा। तो इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच की डायरेक्शन कितनी है, 90 डिग्री। तो फाई 3 किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी एस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। इसी को हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, क्योंकि यह है वेक्टर डी एस और यह है वेक्टर ई। तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, उसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0। तो फाई 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फाई 3 की वैल्यू आ गई 0। अब फाई 1 जो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉस 0, कॉस 90 और कॉस 180। कॉस 0 तो मैंने बता दिया कि वो 0 था तो लोगों ने उसे कोसा, तो क्या बन गया 1। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी 0। 0 की वैल्यू 1 और 90 की 0। अब कॉस की वैल्यू या तो 0 रहेगी या 1 हो गई, तो 0 भी हो गया 1 भी हो गया, दोनों हो गया। अब बचा 180। तो 180 की वैल्यू क्या रखें हमने सोचा, तो 180 की वैल्यू होती है -1। कॉस 0 की वैल्यू 1, 90 की 0, 180 की वैल्यू -1। ठीक है, तब फाई 1 की वैल्यू, तो फाई 1 ये है इसका एरिया वेक्टर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका एरिया हमने कंसिडर कर लिया S, इसका एरिया भी कंसिडर कर लिया, इसका S1, इसका S2। तो ये रहेगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर S1 इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, मतलब एंगल कितना 180। तो ई S1 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 180, तो यहाँ लिख दिया मैंने 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -1 ई S1, -1 लिखो या सिर्फ माइनस का साइन लगा दो, एक ही बात है। तो ये फाई 1 की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से फाई 2 की वैल्यू, फाई 2 यहाँ से इसका एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड S2 इस डायरेक्शन में रहेगा, ए और S2 दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब एंगल 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया ई S2।
तो phi 1 की वैल्यू आ गई E माइनस ES1 और phi 2 की वैल्यू कितनी आ गई ES2। ठीक है, अब देखो इन दोनों के एरिया सेम रहेंगे। सिलेंडर में यहाँ का क्रॉस सेक्शन और यहाँ का क्रॉस सेक्शन दोनों सेम होता है, तो S1 और S2 दोनों को ही हम क्या कंसीडर कर लेते हैं S। तो S1 S2 दोनों की जगह मैंने लिख दिया S। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू phi 1 phi 2 phi 3 तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। phi 1 की वैल्यू कितनी है माइनस ES, ठीक है ये माइनस साइन है। phi 2 की वैल्यू कितनी है प्लस ES, phi 3 की वैल्यू 0, ये माइनस से प्लस कैंसल, तो phi की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मतलब इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है 0 है। तो हमने यही तो कहा था कि अगर किसी सरफेस के अंदर, किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं रखा है तो इसका मतलब उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना रहेगा 0। तो अगर चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से रहेगी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर हो सकता है यहाँ चार्ज रखा हो सकता है यहाँ चार्ज रखा हो सकता है यहाँ चार्ज रखा हो। चार्ज कहाँ रखा है? इसका मतलब चार्ज रखा है इस क्लोज्ड एरिया के बाहर, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है। ठीक है, अब इसके बाद गॉस लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है गॉस लॉ का? तो गॉस लॉ का फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गॉस लॉ शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, कि जो अभी हमने क्लोज्ड सरफेस लिया है उसका एरिया, उसका शेप कुछ भी हो, ठीक है, स्फेयर हो या सिलेंडर हो या क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। साइज़ पर भी डिपेंड नहीं करेगा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कुछ भी उसका साइज़ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड क्या कहता है कि देखो हमें पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है EDS cos थीटा, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन 1/ε0 Q, 1/ε0 Q, या इसी को हम लिख सकते हैं Q अपॉन ε0। तो यहाँ पर ये जो हमने Q लिया, ये जो Q है वो कोई भी जो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर सपोज करो ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये तीसरा चार्ज है Q3। तो इन सभी चार्जेस का सम है ये जो Q है, वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस है उन सभी चार्जेस का क्या है सम। ठीक है, ये Q क्या है? सभी चार्जेस का सम। वो चार्जेस कहाँ पर है? क्लोज्ड सरफेस के अंदर। वो चार्जेस कहाँ है? क्लोज्ड सरफेस के अंदर। और वो चार्जेस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कहीं पर भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमने कोई क्लोज्ड सरफेस लिया, ठीक है, ये हमने क्लोज्ड सरफेस लिया, एक चार्ज है Q1 क्लोज्ड सरफेस के बाहर, एक चार्ज है Q2 क्लोज्ड सरफेस के बाहर, एक चार्ज है Q3 क्लोज्ड सरफेस के अंदर। तो ये जो Q लिखा है हमने, ये Q कौन सा चार्ज लेंगे? सिर्फ जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। क्लोज्ड सरफेस के बाहर वाले चार्जेस लेंगे क्या हम? नहीं, क्लोज्ड सरफेस के बाहर वाले चार्जेस नहीं लेंगे। गॉस लॉ में हम कौन से चार्ज Q की बात करते हैं? जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर फाई, लेकिन हमको ये भी पता है कि फाई किसके इक्वल भी होता है EDS cos थीटा, वेयर E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी है और अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी है। कि अगर हमें इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकालना है, तो इस फॉर्मूले से अगर फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेंगे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो क्लोज्ड सरफेस के बाहर हो, अंदर हो, सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड सरफेस के अंदर वाले चार्ज, क्लोज्ड सरफेस के बाहर वाले चार्ज, सभी चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंगे। और ये क्यों कौन सा लेंगे? जो सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो क्लोज्ड सरफेस लिया, ये हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने ये एक क्लोज्ड सरफेस लिया। तो इस क्लोज्ड सरफेस को हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस को हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस किसी भी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। कि सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज है और इस चार्ज से
ये क्लोज्ड सरफेस पास हो रहा है, कि ये चार्ज रखा था और ये क्लोज्ड सरफेस उस चार्ज से पास हो रहा है, तो कभी भी ये गॉसियन सरफेस उस चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी चार्ज पर, कि इस चार्ज पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने डिफाइन नहीं की है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से डिफाइन की है कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने डिफाइन नहीं की है। इसलिए गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज से, किसी पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कंटिन्यूस चार्ज, जैसे कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे पास हो सकता है। फिर पाँचवा पॉइंट क्या कहता है? पाँचवा पॉइंट कहता है कि देखो क्या है, ठीक है, हम क्या दे रहा है बुक में ये, हाँ, कि जो हमारा सरफेस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब अगर यहाँ पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक सरफेस के लिए हम क्या लेंगे कि स्फेयर। स्फेयर क्यों लेंगे? क्योंकि इससे आर डिस्टेंस यहाँ इस सरफेस के, इस स्फेयर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। क्योंकि सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज रखा है, तो उस चार्ज को हमने सेंटर कंसिडर करके एक स्फेयर ड्रॉ किया, तो इस सेंटर से इन सभी सरफेस के सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम रहेगी। डिस्टेंस अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। तो इस स्फेयर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी तो ये सरफेस हमारा क्या बन जाएगा? सिमेट्री। तो हम कैसा सरफेस लेंगे? एक सिमेट्रिक सरफेस लेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशंस करना ईजी हो जाए, सिंपल रहे। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा गॉस लॉ है वो किसको फॉलो करता है? वो कूलम्ब्स लॉ पर डिपेंडेड है। कैसे? क्योंकि देखो हमें पता है फाई, गॉस लॉ किसको डिफाइन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फाई किसके इक्वल है? AdS cos थीटा। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेकर आए थे हम? कूलम्ब्स लॉ से। और कूलम्ब्स लॉ किस पर बेस्ड है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ पर। कूलम्ब्स लॉ ने कहा था ना कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि गॉस लॉ स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। गॉस लॉ ने किसको एक्सप्लेन किया? फ्लक्स को। फ्लक्स डिपेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई थी? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब इन शॉर्ट गॉस लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर कहीं पर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ का वायलेशन होगा, कि अगर कहीं कोई चीज़ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को वायलेट कर रही है, इसका मतलब वो किसको वायलेट कर रही है? वो गॉस लॉ को वायलेट कर रही है। या यूँ कहे कोई चीज़ गॉस लॉ को वायलेट कर रही है, इसका मतलब किसको वायलेट कर रही है? वो किसको फॉलो नहीं कर रही है? गॉस लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आए हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।